आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेड सीटीपी बाल विकास का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको क्लास में ही सब याद हो जाएगा प्यारे साथियों। और आज के क्लास को देख लेते हैं तो 3 सवाल और पूरा आपको बाल विकास में आप 30 में 30 चाहते हैं और आप जेटेड परीक्षा में आप पास ही नहीं आप 120 प्रश्न आना चाहते हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम राम बानु पास आपको रणनीति बताएंगे जिससे आप तैयारी करते हैं तो आप पास नहीं 120 प्रश्न आएगा और आपको क्लास में सब याद करा देंगे। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। यार साथियों, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था लेकिन अब नहीं है। क्योंकि आप सफलता के स्वाद चखने वाले हैं, आने वाला समय आपको सुनहरा होने वाला है। जो आप सटीक रणनीति से पढ़िए, लगातार पढ़िए, दिल से पढ़िए, आप उस एग्जाम का टॉपर बनने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप मेरा क्लास देख लीजिएगा अंतिम तक तो आपको दिमाग में सब याद हो जाएगा। बाल विकास का टेस्ट सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके बीच में होने वाला है। चलिए सवाल आपके बीच में पहला सवाल साथियों है कि बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया था? तो आप समझिएगा बुद्धि का संशोधित सूत्र जो है टर्मन दिए थे 1916 में। कब दिए थे? टर्मन साहब 1916 में दिए थे। और इन्होंने ही बताया था कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इन्होंने बताया कि देखिए बुद्धि लब्धि जो होता है ना वो आपको जो होता है प्यारे साथियों मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु जो बच्चा का रियल एज है और गुना में 100। क्या बता दिए थे? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में 100। बुद्धि का सूत्र दिए संशोधित सूत्र, लेकिन बुद्धि का जो पहला सूत्र दिए थे अस्टर्न दिए थे। बुद्धि का जो पहला सूत्र दिए यही दिए थे जिनका नाम है अस्टर्न साहब 1912 में दिए थे। ये दिए थे 1912 में। ये दिए थे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, कल चले गए थे कह के मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु ही कहकर ही चलेगा। इसलिए इनके जो सूत्र है उसमें गुना 100। बुद्धि का संशोधित सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि गुना 100 ये नहीं जोड़े थे और बुद्धि लब्धि में जोड़ दिए थे। इससे आईक्यू निकालते, जैसे जिनका आईक्यू लेवल 140 या 140 से प्लस है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली क्रिएटिव बालक होते हैं, कुछ नया करने वाले बालक होते हैं। जैसे जिनका आईक्यू लेवल 90 से आपका 110 होता है वो सामान्य बालक होते हैं। आईक्यू का आपका याद रखना कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि जिनका आईक्यू लेवल 140 प्लस है तो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहे जाते हैं, क्रिएटिव बालक माने जाते हैं। प्यारे साथियों याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो बुद्धि का पहला सूत्र तो दिए था आपका कौन? अस्टर्न, लेकिन ये कामयाब नहीं निकला तो इसी के लिए संशोधित सूत्र दिए टर्मन 1916 में। जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो आपको डायरेक्ट आपको दे देगा मानसिक आयु वास्तविक आयु देकर पूछता है कि उसका बुद्धि लब्धि कितना है। तो आपको इस सवाल को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और आपको डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो यहां पे हो गया। और बिन्ने जो है, बिन्ने साहब जो है आप बुद्धि का एक सिद्धांत दिए हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पूछे कि कौन दिए हैं तो आपका जवाब होगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो दिए हैं वो दिए हैं बिन्ने। और बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत स्पीयरमैन, 2 कारक सिद्धांत बोलेगा कि बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत कौन दिए हैं तो स्पीयरमैन दिए हैं। और स्पीयरमैन बोले कि सामान्य बुद्धि विशिष्ट बुद्धि 2 प्रकार की बुद्धि बच्चा में होता है। और जेटेड 2016 में पूछा हुआ था कि जो है बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत 2 फैक्टर जो थ्योरी जो है आपका बुद्धि का कौन दिए हैं तो आप दिए हैं स्पीयरमैन। जेटेड 2016 में पूछा हुआ सिद्धांत है। और आपसे कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि बुद्धि का बहु कारक सिद्धांत कौन दिया है, आप कमेंट करेंगे इसको। ये तो बता दिए, आपको कमेंट करना बुद्धि का बहु कारक कौन सिद्धांत दिया, मल्टी फैक्टर बुद्धि का फॉर्मूला कौन दिया बुद्धि का। तो यहां पे इसका आंसर तो कौन हो जाएगा? बुद्धि का संशोधित सूत्र कौन दिया है? टर्मन। आपको ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे और आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़वा देंगे। तो यहां पर हो गया पहला का सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके बीच में बोल रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत
आवश्यकता का पदानुक्रम या आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? प्यारे साथियों, ये जो पूछ दे जहां भी आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत या पूछ दे आत्मसिद्धि का सिद्धांत, दोनों एक ही सिद्धांत को बोलते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत और आत्मसिद्धि का सिद्धांत ये दिया है आपको मैस्लो। कौन दिया? मैस्लो दिए थे और बोले कि 5 प्रकार की आवश्यकता होती है लोगों को। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। दैहिक होता है, सुरक्षा होता है, दैहिक होता है, फिर आपको क्या होता है? आत्मीयता होती है। आत्मीयता होती है, क्या होती है? जहां पे प्यार मिलेगा, जहां पे सुरक्षा होगा, वहीं से सोचेगा कि हम आत्मा से क्या करें? उससे हम जुड़ जाए। आत्मा से क्या करें? जुड़ जाए प्यारे साथियों। और क्या करेगा फिर? उसके बाद प्यारे साथ आत्मीयता से जुड़ जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो आपके साथ बढ़िया से रहेगा और आपको फिर क्या करेगा? लास्ट में आत्मसिद्धि करेगा। क्या करेगा? आत्मसिद्धि। ये 5 प्रकार के जो प्यारे साथियों ये बोला गया है कि आरएच मैस्लो की 5 प्रकार की व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो आरएच मैस्लो ने ही आपको दिया है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। ये आत्मसिद्धि का सिद्धांत कौन दिए हैं? आपको दिए हैं अब्राहम मैस्लो। तो आपको कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। और मैकडूगल क्या दिए हैं? तो मैकडूगल से याद रखिएगा, मैकडूगल दिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? जो आप जैसे आप भागते हैं, क्यों भागते हैं? तो आपको डर लगा तो आप भाग गए। तो आप यही सब मूल प्रवृत्तियां हैं। आदमी के अंदर भूख लगेगा तो भूख के पीछे खाना खाएगा कि नहीं? ये सब मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती हैं। तो मूल प्रवृत्ति को जो है मैकडूगल बताया कि 14 प्रकार के कुल पाए जाते हैं। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति के बारे में कौन बताए? मैकडूगल। और आपको आवश्यकता का पदानुक्रम या आत्मसिद्धि का सिद्धांत वो दिए आपको अब्राहम मैस्लो। याद रखिएगा। और टर्मन अभी बता दिए कि बुद्धि का संशोधित सूत्र दिए हैं। और थॉर्नडाइक जो दिए हैं, आपको पता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यही जो आपका है ये भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। अपना भूखी बिल्ली को भोजन रख दिए तो बार बार प्रयास किया तो गिर रहा था लेकिन बाद में खा लेता है। तो यही बोलते हैं कि प्रयास करेगा तो बच्चा गलती करेगा, एरर करेगा, बाद में सीख जाएगा। साथ ही बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर जो इंटेलिजेंस के बारे में बताएं कि बुद्धि जो नहीं मल्टी 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 पर होता है, मतलब मल्टी फैक्टर होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक दिए हैं, आपको पता होनी चाहिए। और इसको और बढ़िया से हम समझाते हैं प्यारे साथियों। तो इसका खैर आंसर क्या हो गया? दूसरा का भी। चलिए यहां पे जो है आपको जो है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, जैसे बोले अभी हम आवश्यकता का पदानुक्रम या कह दे आत्मसिद्धि का सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत कह दे तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। अब इसको दिया कौन है? मैस्लो दिया। आरएच मैस्लो साहब जो इसको डायरेक्ट पूछता है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कौन दिया है? तो आरएच मैस्लो दिए हैं। कौन दिए हैं? आरएच मैस्लो दिए हैं। आरएच मैस्लो दिए हैं। इसको याद रखना आपको है, तो आपको चुकना नहीं है। चुक जाते हैं तो इस बार हार होगी तो आपका विरोधी, आपके पड़ोसी आपके हार का इंतजार कर रहा है, लेकिन आप हारने के लिए नहीं बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। आप ठान लिए तो आपकी जीत पक्की है। सपने वे नहीं होते जो आपको सोने देते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। पर साथियों मेरी सटीक रणनीति से आप पास नहीं 120% आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आवश्यकता का पदानुक्रम या आत्मसिद्धि का सिद्धांत कौन दिया? आरएच मैस्लो दिए है, जिसमें पहला होता है दैहिक आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता। जैसे भूख लगेगा तो खाना खा लीजिए तो देह का पूरा पूरा हो जाएगा। जैसे आपको भूख प्यास लगा है, सेक्स है, तो क्या है? शरीर का आवश्यकता है। फिर उसके बाद ये सब मिल जाता है तो फिर सुरक्षा की मांग होती है। दूसरा में क्या? सुरक्षा की मांग, स्वास्थ्य या सरकारी नौकरी में क्या? सुरक्षा है। तीसरा आत्मीयता है, जहां पे आत्मीयता से लव प्यार किसको होता है? जहां आत्मा से जुड़ते हैं, जहां पे आत्मा से जुड़ते हैं वहीं फिर सुरक्षा मिल गया तो क्या होगा? थोड़ा सोचेंगे कि प्यार कर लेते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? आत्मीयता से जुड़ेंगे, जैसे हस्बैंड के साथ, वाइफ, दोस्त के साथ। फिर चौथा होगा प्यार कहाँ टिकता है? जहां सम्मान हो, जहां विश्वास हो, जहां ट्रस्ट हो, वहीं पे प्यार
जो है टिकता है। या बच्चे माता पिता से हो या अपने कोई लड़की लड़का से प्यार करती है तो वहां पर भी कैसे होता है, वहां पर भी प्यार कब टिकेगा, समान होगा, समान की आवश्यकता होगा, दूसरों को समान करेगा, ठीक है ना। तो आपको आपका चौथा जो है समान की आवश्यकता। अब 5 में सब चीज मिल जाएगा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, यहाँ पे फिर दूसरों के लिए जीवन जिएगा। तो आवश्यकता का पदानुक्रम 5 प्रकार के, पहला दैहिक आवश्यकता, दूसरा हो जाएगा सुरक्षा में, और तीसरा आत्मीयता प्यार, चौथा समान, और पांचवा में आत्मसिद्धि, दूसरे के लिए जीवन जिएगा। यही आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिए हैं जो आर.एच. मैस्लो। अब यहाँ पे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत बोले कि इसके प्रतिपादक मैक्डूगल है, बताया। और जो ये जन्मजात और प्राकृतिक दोनों होते हैं। अमूल प्रवृत्ति, अमूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, 14। जैसे मूल प्रवृत्ति आपका है जिससे भागना या पलायन, स्केप क्यों करते हैं, आप भागते क्यों हैं, सांप देखे अब भागे क्यों, आपको डर है, भय है। तो संवेग आपका क्या इसका है, भय, भय हुआ आपके अंदर, डर हुआ तो क्या करेगा, भाग जाए। तो आपका ये सभी चीजें क्या है, जन्मजात होती है। तो मूल प्रवृत्ति इसमें क्या है, भागना, और संवेग आपका क्या, इमोशंस क्या है, भय, भय जो आपको इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए मूल प्रवृत्ति का भी देख लिए। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। बोला यहाँ पे 10+2 के स्थान पर नीप कौन सा मॉडल अपनाया है। तो पहला जो हम लोग के था 10+2 था पैटर्न, तो उसकी जगह पर जो नीप 2020 है ना, इसमें क्या किया है कि इसके जगह पे अपनाया गया है 5+3+3+4, यानी 4 चरण का जो है ना कुल मिलाकर इसको अपनाया गया। पहला 5 साल का है, दूसरा 3 साल का, और तीसरा 3 साल का, चौथा भी 4 साल का है। यहाँ पे जो है पहला जो 5 साल प्यारे साथियों है उसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, दूसरा 3 साल जो आपका रहेगा ये रहेगा प्रीपेट्री स्टेज, और फिर तीसरा जो आपको चरण रहेगा वो 3 साल का वो रहेगा मिडिल स्टेज, और लास्ट में जो 4 साल का रहेगा इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्टेज। को ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ना तो आप फंस जाइएगा। तो आप इसी को अपनाया गया है जो फाउंडेशन स्टेज से लेकर सेकेंडरी स्टेज तक जाता है। याद रखिएगा, ये जो आपको है नया शिक्षा नीति बोलता है कि जीडीपी जो भी देश का है जीडीपी का कितना % खर्च करना है शिक्षा पे, 6% कहता है प्यारे साथियों, यही कहता है, यही कहता है प्यारे साथियों कि रटने के बजाय समझने पर बल देना है, रटने के बजाय समझने पर बल देना है। यही कहता है कि बच्चे के अंदर 360 मूल्यांकन करना है, जिसका संज्ञान का, दिमाग का, उसके भाव का, रुचि का, और उसके साइकोमोटर, उसका शरीर का। यानी कि नीप 2020 बोलता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है, जो आपको देश का तीसरा शिक्षा नीति है। पहला शिक्षा नीति जो आया था वो पहला शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग कहते हैं, दूसरा शिक्षा नीति जो आया 1986 में, और आपका तीसरा शिक्षा नीति जो आया आपका ये 2020 में है। आजाद भारत का तीसरा शिक्षा नीति आया है, इसको ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों ये हो गया आपको 10+2 के स्थान में 5+3+3+4 पैटर्न को हम लोग अपनाए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। और जो इसको हम लोग अपनाए हैं 29 जुलाई 2020 को इसको किए हैं, और ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन सर जो इसरो के पूर्व चीफ रहे उनके अध्यक्षता में इसको ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो गया। तो आप 10+2 के स्थान पर कौन अपनाए हैं, 5+3+3, तो यही अपना है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा कहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके बीच में है, ध्यान रखिए क्या है। चौथा सवाल यहां पे बोल रहा है कि नीप 2020, लाइट बंद करवा देना, नीप 2020 बल देता किस पे है, इनाम और दंड पे नहीं, इनाम और दंड पर बल नहीं देता है, ये गलत है। रटने के बजाय समझने पे ये बात सही दे रहा है। बच्चों को मौका देना, रटने के बजाय समझने पर, पुस्तकों पर बल देना, तो एक किस पर बल देता है, नीप 2020 बल देता है, रटने के बजाय समझने पर बल देता है। किसके बल पर, रटने के बजाय समझने पर बल देता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। पुस्तकों पर केवल बल देना ये गलत है। बच्चों को मौका न देना, मौका देना है इसलिए गलत है, आपको 3 को गलत है, और ये आपका सही क्यों है, क्योंकि बच्चों को मौका देना अभी बोल रहा है कि नहीं देना है, गलत हो गया। सीखने पर बल देना, पुस्तकों से केवल सीखना नहीं, बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से भी सिखाना है। इनाम और दंड तो जहां भी मिल जाएगा, जहर बढ़े होगा नहीं, तो आपको रटने के बजाय समझने पर देना है, याद रखना है, और बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास करना है बच्चे के अंदर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा चौथा का बी।
अब बोल रहा है कि इनमें से बोल रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस, आईसीटी आपको पढ़ना आप लोग को है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं डिजिटल शिक्षा शास्त्र, जो पहली बार टॉपिक को शामिल किया गया है। तो इनपुट डिवाइस कौन है, तो इनपुट जिससे हम डाटा को इन करते हैं कंप्यूटर में, जैसे उससे आपको कीबोर्ड हो गया, डाटा इन करते हैं, या आपको माउस से हम लोग क्या करते हैं डाटा इन करते हैं उसमें, या आपको टच स्क्रीन, जैसे इसमें टच करते हैं तो लिखा गया, तो टच का स्क्रीन से भी डाटा को इन करते हैं। ये सभी क्या है, लाइट पेन, ये सब क्या है, ये सभी आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट। और आउटपुट बोल दिया तो आउटपुट डिवाइस जो आपको आउटपुट करता है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर प्रिंटर ये सब क्या है, तो आपको ये सभी आउटपुट में आते हैं। तो आपको पूछा है इनपुट डिवाइस, तो माउस भी है, कीबोर्ड भी है और टच स्क्रीन भी है। तो आपका ये सभी आंसर 5 का डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप जितने के लिए बने याद रखिएगा, आपकी ठान लिए हैं तो आपकी जीत पक्की है। और शिक्षा वस्त्र का दूर है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, न तो भीड़ का हिस्सा रह जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने बताया है कहां पे, अपनी कथन में बताए थे। तो आपको तय करना, आपके भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप तय करना चाहते हैं जीत की, जीत आपकी पक्की होने वाली है। आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसको दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमको एनर्जी मिले और आपके लिए नया नया वीडियो ले पाए। सवाल है, शिक्षा के त्रिध्रुवीय सिद्धांत या त्रिध्रुवीय प्रणाली में शामिल है। यहाँ त्रिध्रुवीय खत थोड़ा सा नहीं टाइप हो पाया था, तो एजुकेशन को ट्राइपोलर कौन बोला है, ट्राइपोलर में क्या क्या आते हैं। ट्राइपोलर सिद्धांत तो दिया कौन है, वो तो दिया है जॉन डीवी, जॉन डीवी दिए हैं। ये बात तो क्लियर है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जॉन डीवी बोले हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो छात्र आता है, बिल्कुल बात सही है, छात्र आता है, शिक्षक भी आते हैं और आपको पाठ्यचर्या आता है। ये बात क्लियर है, तीनों चीज आते हैं। लेकिन छात्र इसमें आश्रित चर होता है, आश्रित चर होता है। शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर, और पाठ्यचर्या होता है मध्यस्थ चर। तो आपको एक शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रणाली में ये तीनों चीज शामिल होता है। तो आपको ये छात्र शिक्षक पाठ्यचर्या यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट, सभी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ा देंगे, डायरेक्ट लड़ेगा। साथ ही ये बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक भी हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक भी हैं, उसके जनक हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जनक है, समर्थक भी यही है, जो आपको बाल केंद्रित शिक्षा चैप्टर एक पढ़ना भी आपको बाल विकास में है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये सभी हैं शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रणाली में शामिल, छात्र शिक्षक पाठ्यचर्या तीनों चीजें हैं। चलिए अगले सवाल की बढ़ते हैं। बोला कि सूक्ष्म गति कौशल कौन इसमें से है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल का उदाहरण कौन नहीं है। देखिए, दो तरह का स्किल होते हैं, एक होता है फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल जिसको बोलते हैं सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल। इसमें मांसपेशी का जो है ना कम यूज रहेगा और इसमें मांसपेशी का ज्यादा यूज होगा, मांसपेशी का ज्यादा यूज है। जैसे मांसपेशी का यूज, जैसे दौड़ना, तैरना, ये सब किस में आते हैं, दौड़ना तैरना ये सब किस में आएगा, जिसमें ज्यादा ताकत लगता है। ठीक है, तो आओ इसमें फाइन मोटर स्किल, इसमें मांसपेशी कम प्रयोग होता है। जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया या पेंटिंग बनाना हो गया, उसमें बहुत कम ताकत लगता है। तो आपसे बोला है कि सूक्ष्म गति कौशल इसमें कौन नहीं है, तो फाइन मोटर स्किल ये भी है, कम ताकत लगता है, कम ताकत लगता है, ये भी फाइन मोटर स्किल है। पढ़ना लिखना में ज्यादा तो मांसपेशी क्या है, ध्यान है आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल, जिसको ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। तो आपको सूक्ष्म गति कौशल कौन नहीं है, तो दौड़ना नहीं है, दौड़ना तैरना सब क्या है आपका ग्रॉस मोटर स्किल है, स्थूल गत्यात्मक है। तो आपका नहीं पूछा तो आपको सी क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और आपका सही हो जाएगा। तो 7 का सी हो जाएगा करेक्ट। अगले सवाल की बढ़ते हैं। सवाल यहां पे है प्यारे साथियों, यहां बोला कि नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कौन दिया है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ना वो कोहलबर्ग दिए हैं, कोहलबर्ग दिए हैं।
कौन दिए, कोहलबर्ग दिए हैं, याद रखिएगा। और बताएं कि लेवल बताए हैं 3, लेवल 3 और स्टेज कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। कौन बताए, यही हिंज की कहानी जो है इसी में परिचित हुआ था। हिंज की कहानी की सही गलत क्या है उस चीज के बारे में बताते हैं, ये नैतिकता के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। पूर्व नैतिकता स्तर, नैतिकता स्तर और उत्तर नैतिकता स्तर बताते हैं। ये 3 लेवल इनका है, प्यारे साथी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है तो नैतिकता का सिद्धांत कौन दिया है, कोहलबर्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चोम्स्की क्या दिए हैं, तो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। कौन बोले हैं, भाषा सीखने की बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। और बच्चों में एक डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जो दिमाग में कोग्निटिव में होता है, ठीक है ना। तो आपको ये बोले हैं कौन, नॉम चोम्स्की। और हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत। जैसे कोई बच्चा गणित में अच्छा है, कैलकुलेशन में, तो क्या बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, आपको अकाउंटेंट बनेगा। तो ये सब बुद्धि का अलग अलग बताया कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं हार्वर्ड गार्डनर। और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर कौन बताया, तो बिने। तो आप इस प्रकार से नैतिक विकास का सिद्धांत आपका ऑप्शन सी की ओर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। निप का पूर्ण फॉर्म पूछा है, निप का पूर्ण रूप क्या होता है। निप का पूर्ण रूप बच्चा बच्चा जानता है कि निप का पूर्ण रूप क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है कैसे, एन से होता है नेशनल, एन से नेशनल, एन से नेशनल, ई से एजुकेशन और पी से पॉलिसी, यानी हिंदी में होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो नेशनल एजुकेशन पार्ट होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको ये हो जाएगा बी ऑप्शन। और नेम ये होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ दो गलती दिया है, ये आपको नहीं होगा। आपका ए भी ऑप्शन में दो, एक ही ऑप्शन दे दिया है, लेकिन आपको इसके जगह कुछ दूसरा कुछ रहता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां पे दे दे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो इसका फुल फॉर्म होगा जो ऑप्शन में है, तो बी को टिक करते हैं। खैर 2 ऑप्शन टिक हो गया, इसमें एक ही टाइप हो गया, तो आपका 9 का बी हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलिए अगले सवाल के बढ़ते हैं। सृजनात्मकता क्या बोल रहा है, सृजनात्मकता में शामिल होता है क्रिएटिविटी, जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये क्या होता है, कुछ नया निर्माण करना, यही सृजनात्मक होता है। तो नया का निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी है, उसमें मौलिकता की जरूरी होती है, नवीनता की जरूरी होती है और यूटिलिटी की जरूरी होती है, जिसको उपयोगिता बोलते हैं। जैसे कि आप कोई चीज खोज के तो मौलिक होना चाहिए, साथ ही क्या होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, और उसका कोई काम नहीं होगा तो कोई चीज का है नहीं, तो उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए। तो सृजन कब किसके में होता है, जिसमें मौलिकता भी हो, नवीनता भी हो और आपको उपयोगिता हो। ये सभी चीजें क्रिएटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका तीनों, तो ये सभी टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों यहां पे जो है बोल रहा है कि डिसकैलकुलिया, डिस है किसमें, कैलकुलिया में। तो आप याद रखिएगा कैलकुलेटर से क्या होता है, कैलकुलिया बोला है, कैलकुलिया, कैलकुलिया से क्या होता है, कैलकुलेटर से हम लोग गणित या कुछ हम लोग हिसाब किताब करते हैं। तो हिसाब किताब किसमें होता है, गणित में। और डिस है, गणित में क्या है, कैलकुलेटर में डिस है, यानी कि गणित में कठिनाई होता है, तो गणित में कठिनाई होता तो क्या कहलाता है, डिस कैलकुलिया, डिस कैलकुलिया, जिसको बोलते हैं गणित में कमी है, डिस ऑर्डर किसमें है, गणित में है, तो क्या कहलाएगा, डिसकैलकुलिया। और लिखने में कठिनाई होता है वो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। बताइए ग्राफ पर क्या करते हैं, लिखते हैं, तो डिसग्राफिया किस में, लिखने में है। पढ़ने में कठिनाई किसको बोलते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई, पठन में कठिनाई हो रहा है, डिस है पढ़ने में तो डिसलेक्सिया, लिखने में तो डिसग्राफिया। तो गणित में कठिनाई है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कैलकुलिया। कैलकुलेटर से क्या करते हैं, हिसाब किताब, और गणित में होता है तो गणित में कैसा है, डिस है, डिस कैलकुलिया। तो आपको गणित में कठिनाई 11 का सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बोल रहा है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम द्वारा कब प्रकाशित हुआ, ये प्रकाशित होना आना चाहिए था। तो ये प्रकाशित जो है 1956 में हुआ था। कब हुआ था, जिसको हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रूप में अभी जानते हैं, ब्लूम्स
टैक्सोनॉमी के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रूप में जानते हैं, जो अमेरिका में 1956 में बहुत तहलका मचाया था। कैसे, इसका काम क्या है, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बताता है कि प्रश्न निर्माण कैसे करना है, बच्चे के लिए लेसन प्लान कैसे तैयार करना है, तो वही बताए थे। और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 चीज पर बात करते हैं। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र पर, और दूसरा बोलते हैं भावात्मक, और तीसरा बोलते हैं शारीरिक, साइकोमोटर की बात करते हैं। तो इसमें क्रियात्मक पक्ष या आपको बोलते हैं इसको, तो 3 पक्ष होता है, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं। जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष होता है दिमाग से, कॉग्निटिव से जुड़ा होता है, और आपको भावनात्मक जो आपके हर्ट से जुड़ा होता है, उसकी रुचि से, बच्चे के मूल्य से, बच्चे के चरित्र से जुड़ा होता है, और क्रियात्मक जो होता है वो आपके शरीर के एक्टिविटी से जुड़ा होता है। तो प्यारे साथी पूछ देगा संज्ञानात्मक विकास कितने पक्ष में बात करता है, 3 पक्ष की बात करता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कितने पक्ष के, 3 पक्ष के। संज्ञानात्मक पक्ष को जो है ये ज्यादा सवाल आता है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भाग में बांटे हैं, तो 6 प्रकार से इसको बांटे हैं संज्ञानात्मक पक्ष को। सबसे निचला चरण होता है आपको ज्ञान, क्या होता है, ज्ञान, और उसके बाद क्या होता है, समझ, ज्ञान समझ के बाद क्या होता है, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद क्या होता है, विश्लेषण, विश्लेषण के बाद क्या होता है, संश्लेषण, और संश्लेषण से ऊपर क्या होता है, मूल्यांकन। तो कितना हो गया, ज्ञान पहला हो गया, दूसरा समझ हो गया, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा ए। इंग्लिश में पूछता है ज्ञान को बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग समझ, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस, मूल्यांकन इवैल्यूएशन बात करते हैं। ये 6 चरण जो है संज्ञानात्मक विकास को, संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भाग में वर्गीकरण किए हैं। इसको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भाग में वर्गीकरण किए हैं। और कभी जब पूछ देता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने संज्ञानात्मक पक्ष को कितने भाग में बांटा है, तो आपका यही 6 पक्ष है, इसको याद रखना है, याद रखना है। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में। ये जो था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बात करते हैं इन्होंने जो है इनके और इनके साथियों द्वारा निर्माण किया गया था इसको, शैक्षिक उद्देश्य को वर्गीकरण, लेकिन इसमें इनका योगदान ज्यादा था, तो बोला इनके साथियों ने कि अपने नाम पर इसको रख दीजिए। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रहा, और 1956 में पूरे अमेरिका में तहलका मचाया था। पुस्तक बहुत काम आया था, बच्चे को कैसे लेसन प्लान करना है, कैसे पढ़ाना है। और इस शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकरण ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में संशोधन भी हो चुका है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में संशोधन भी हो चुका है। पूछे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में संशोधन कब हुआ है, तो आप याद रखिएगा 2001 में इनका 2 छात्र था, कराथवेल और एंडरसन किया है, कराथवेल और एंडरसन मिलके इसमें संशोधन कर दिया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में संशोधन क्या हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ है, ज्ञान जो है ना, ज्ञान को बदल दिया है याद में, याद करना। और आपको इसमें एक और चीज क्या किया है, संश्लेषण का कर दिया है, आपको संश्लेषण को चेंज कर दिया है सृजन में। 2 चेंज हुआ है, ज्ञान को याद, नॉलेज को रिमेंबर में, नॉलेज को रिमेंबर में, और आपको सिंथेसिस को क्रिएटिव में, ठीक है ना। तो आपको यही चीज चेंज हुआ है 2001 में, कि इसमें ज्ञान को किसमें चेंज कर दिया है, याद करना बदल दिया गया है, और संश्लेषण को सृजन में। तो आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में संशोधन भी हो चुका है। खैर आपको इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, आपका हो जाएगा 12 का सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल यहां पे है तो आपके बीच में, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, आपके एग्जाम में छपेगा। बोला कि नीप 2020 की घोषणा कब की गई, नीप 2020 की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई। कब की गई, 29 जुलाई 2020 को की गई। और ये आपको जो है 10+2 के स्थान पर नया पैटर्न अपना है, 5+3+3+4 को 4 चरण का है, याद रखिएगा। तो ये कब हुआ, 29 जुलाई 2020 हो गया, करेक्ट। अब डेट आपका 15 अगस्त 1995 है। MDM मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1995 में, और तमिलनाडु से शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 को। 1 अप्रैल 2010 को RT राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, पूरे देश में लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और बाकी आपसे सवाल पूछा नीप की घोषणा कब हुई, तो आपको 29 जुलाई 2020 जो आपके सवाल का आंसर होता है।
प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको जो भी सवाल है आपको याद हो गया होगा, नहीं होगा तो 1 से 2 बार जरूर देखें और आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल से बढ़ने से पहले, आज का क्लास आपका यही 13 सवाल थे, तो आपको चाहते हैं कि लगातार मेरा क्लास आपको मिले तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे से जुड़े हुए लोग सीटेट पास किए हैं और आपको भी हम जीटेट पास कराएंगे। आपको सटीक रणनीति है कि आपको जेसीईआरटी पर आधारित हमको नोट्स देते हैं और पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, और आपको जहां पे हम आपको नोट्स देकर छोड़ते नहीं है, पैड ग्रुप में ऐड करते हैं जहां पे हम आपको डेली होमवर्क देते हैं और डेली टेस्ट वहां पे लेते हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको नोट्स से कोई पास करता तो आपके पास नोट्स पहले से होगा। तो हम वो बताते हैं कि कैसे चीजों को याद करना है, कैसे समझना है। आपको याद नहीं होता है, आपको समझ नहीं पाते हैं, तो वही हम पैड ग्रुप में बताते हैं, नोट्स देकर छोड़ते नहीं है, क्योंकि नोट्स देकर छोड़ देंगे तो आप पढ़िएगा ही नहीं। आप सोचते हैं कि सब तो पढ़ ले है, तो यहाँ पे हम आपको टेस्ट लेते रहते हैं और यहाँ पे तमाम नोट्स सीडीपी हो, ईवीएस मैथ, नागपुरी, खोटा का नोट्स मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत कम फी में रखा गया है। दिया हुआ नंबर पे जुड़ सकते हैं और आप जीतने के लिए बनिए, ठान लिए है तो आपकी जीत पक्की है। आप साथियों, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा। जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे जलते हैं कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा और आपसे बोलते नहीं है, लेकिन अंदर अंदर तो वो उनका वही मिजाज रहता है, लेकिन आप याद रखिएगा, आपको कुछ हला नहीं करना है। आपकी सफलता शोर मचाएगी, लेकिन उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आए तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, क्योंकि आप सटीक रणनीति के साथ दिल से मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और सटीक रणनीति के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। आप एग्जाम के आप पास ही नहीं, आप टॉपर बनने वाले हैं। आने वाला समय सफलता सुनहरा होने वाला है, बस 2 से 3 मिनट टाइम दे दीजिए, हम आपको पास ही नहीं 120% आने वाला है। और आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज, जेटेट की तैयारी का न्यूज पहले पहुंचे, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करें ताकि मेरे ऊर्जा का काम करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आने वाला समय सुनहरा होने वाला है, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों।